नमस्कार, मैं विजय तांबे मुंबई से बात कर रहा हूँ। इस व्याख्यानमाला में मुझे गांधी जी के अर्थविचार इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मुंबई सर्वोदय मंडल ने जो संधि दे दी, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। गांधी जी के अर्थविचार यह विषय बहुत ही व्यापक और सखोल है, इसलिए मैंने तय किया है कि देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में यह विचार का महत्व क्या है और इस विषय के कुछ पहलुओं को स्पर्श करना, यह मैंने तय किया है। आज की देश की आर्थिक स्थिति हम थोड़ी देखेंगे और उसके बाद गांधी विचार के बारे में बात करेंगे। मैं देश की 2018 साल की आर्थिक स्थिति बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना जैसी महामारी तीनों ने देश की बची हुई अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर बना दिया है। इसके लिए हम चलेंगे 2018 साल की ऑक्सफैम की विषमता की आंकड़ेवारी देखने। लोक संख्या के सबसे 1% जो ऊपर के लोग हैं, 1% लोग हैं, उनके पास देश की 51% मालमत्ता है। उसके बाद के जो 4% लोग हैं, उनके पास देश की 17% मालमत्ता है। तीसरे स्तर पर जो 35% लोग हैं, उनके पास देश की 27% मालमत्ता है। और अंतिम स्तर के जो 60% लोग हैं, जो सबसे गरीब है, उनके पास देश की सिर्फ 5% मालमत्ता है। ये सब आंकड़ेवारी 2018 साल की है और नोटबंदी और जीएसटी के पहले की है। इसका मतलब जब नोटबंदी और जीएसटी हो गया तो और बेकारी बढ़ती गई और विषमता बढ़ती गई, लेकिन वो हमने ये आंकड़ेवारी में नहीं ली है। अभी हम देखेंगे देश के जीडीपी की तरफ। देश की जीडीपी से देश की प्रगति नापी जाती है। यह होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि 3% जीडीपी बढ़ गया तो 1% बेरोजगारी कम होती है। ये क्यों ऐसा मानते होंगे? उत्पादन बढ़ाना है तो कोई श्रम से ही उत्पादन बढ़ेगा, उसके लिए रोजगार ज्यादा लगेगा, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा रोजगार लगेगा, ऐसी हमारी एक धारणा है। अर्थशास्त्री भी वही कहते हैं, लेकिन अजीज प्रेमजी विद्यापीठ के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने यह बता दिया है कि कुछ अलग है। 1972 से उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स सादर किया है, उसमें जीडीपी सातत्य से बढ़ता जा रहा है, लेकिन रोजगार वृद्धि का दर बहुत कम होते जा रहा है। 2000 साल के बाद जीडीपी का दर बढ़ गया है, लेकिन 2004 के बाद रोजगार वृद्धि का दर बहुत तेजी से कम होता गया। उसका कारण यह है कि तंत्र वैज्ञानिक प्रगति ऑटोमेशन तक पहुंच गई है। अभी उत्पादन करने के लिए मानवीय श्रम की जरूरत नहीं लगने वाली। इसके लिए हमने एक नया शब्द प्रयोग भी सुना है, जॉबलेस ग्रोथ, मतलब बिना रोजगार से विकास। ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सब तंत्रज्ञान के प्रगति की रफ्तार इतनी तेज है कि जैसे जैसे तंत्रज्ञान सस्ता हो जाएगा, मानवीय रोजगार नष्ट होते जाएंगे। कोई भी काम हो जिसका प्रोग्राम बन सकता है, वो मानवीय नहीं रहेगा, चाहे वो किसी ऑफिस का हो, चाहे किसी कारखाने का हो, या चाहे किसी खेत का हो। बहुत ही प्रगत प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों को काम बचा रहेगा। बेरोजगारी की फौज बढ़ती जाएगी और ये दिन अभी बहुत दूर नहीं है। सवाल क्या होता है कि ऑटोमेशन के वजह से मानवीय श्रम की उपयुक्तता धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। यह हमारे सामने बहुत बड़ा आह्वान है। ऑटोमेशन का और एक रूप है। ऑटोमेशन विकेंद्रित राज्य व्यवस्था को अनुकूल नहीं रहता और ऑटोमेशन विविधता और सहिष्णु बहुसांस्कृतिकता उसके खिलाफ खड़ा रहता है। जितनी विविधता है वो ऑटोमेशन के खिलाफ जाती है। जिसका फायदा, अभी फायदा किसका है? फायदा जो लोग एक समान संस्कृति मानते हैं, एक ही संस्कृति देश में होनी चाहिए, ऐसा आग्रह करने वाले जो लोग हैं, वो ऑटोमेशन का पुरस्कार करते हैं। अभी हम तंत्रज्ञान की तरफ देखेंगे।
पूरे देश में एक ही तंत्रज्ञान होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? हम नहीं मानते। यह मानना गलत है, ऐसा हम मानते हैं। देश की संस्कृति, उसकी लोक संख्या का वृद्धि का दर, नैसर्गिक संसाधन, लोगों के कौशल्य, लोगों की वृत्ति, समाज रचना, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते ही तंत्रज्ञान की निर्मित होती है। लेकिन अभी के जमाने में ऑटोमेशन मतलब सब जगह एक ही तंत्रज्ञान हो, ऐसी एक धारणा बन गई है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि तंत्रज्ञान से पहले व्यक्ति का रोजगार, आत्मसम्मान पूर्वक रोजगार और पर्यावरण पूरक उत्पादन, ये दो चीजें बहुत अहम है। अभी ये दो मुद्दे, जो व्यक्ति का आत्मसम्मान पूर्वक रोजगार और पर्यावरण पूरक उत्पादन, ये दो मुद्दे आप बारीकाई से लागू करेंगे तो आपको गांधी जी की अर्थनीति के बारे में स्पष्टता आती जाएगी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए तब देश की स्थिति बहुत खराब थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी टूट चुकी थी और ब्रिटिश सिर्फ शोषण कर रहे थे। भारतीय आदमी आत्मसम्मान खो बैठा था और कुछ आशा ही नहीं दिख रही थी। उस जमाने में जितने भी भारतीय नेतागण थे, उनसे पूरा अलग विचार करके, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके, सर्जकता से, कल्पकता से गांधी जी ने ग्रामीण विकास के नए मार्ग ढूंढे, नए नए कार्यक्रम तैयार किए और उसमें बहुत रोजगार निर्माण हो गए। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हमारे बम्बई में लोकल रेलवे स्टेशन पर अभी भी नेरा नाम का एक आरोग्यदायी पेय मिलता है, जिसमें हजारों आदिवासियों को रोजगार मिलता है। उसकी नींव गांधी विचारों ने रखी है। लेकिन आज के जमाने में हम 100 साल पुराने प्रयोग उसी तरह कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक कर सकते हैं कि उत्पादन हमेशा रोजगार केंद्रित रहे और पर्यावरण स्नेही रहे, रहना ही चाहिए। लेकिन उसकी बिक्री और वितरण, उसके लिए आधुनिक तंत्रज्ञान का सहारा हमें लेना चाहिए। जैसे कि वर्धा में उत्पादित होने वाला गोरस पाक बिस्किट और उसके अन्य उत्पादन गांधी विनोबा जी के जमाने से जैसे बनते हैं वैसे ही अभी बनते हैं, लेकिन उसकी बिक्री अभी अमेज़न पर होती है। इसलिए देश भर में आप गोरस पाक बिस्किट कहां से भी मंगा सकते हैं। एक शुरुआत ऐसी है कि देखिए, कोई भी उत्पादक यशस्वी कब होता है? जब वो अपने ग्राहक को अपनी मूल्य व्यवस्था उसको मंजूर करना पड़ता है। एक ही मूल्य व्यवस्था जो दोनों की होगी तो ही उत्पादक यशस्वी होता है और ग्राहक संतुष्ट होता है। आज के जमाने की उत्पादक व्यवस्था से ग्राहक का क्या संदेश मिलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तु संचय करूं, वस्तु संचय यही मेरी प्रतिष्ठा है, मुझे ज्यादा लालसा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माल मैंने खरीदी करना चाहिए। यह विचार ग्राहक को मंजूर है और यह विचार उत्पादक का भी है। उत्पादक यह विचार अपने अलग अलग माध्यमों से ग्राहकों में फैलाता है और ग्राहकों को जब ये विचार मंजूर होता है तो ही उत्पादक हमेशा फायदे में जाता है। गांधी जी की मूल्य व्यवस्था क्या थी? गांधी जी ने अनेक उत्पादनों को प्रोत्साहन दिया। ग्रामीण उत्पादन बहुत हो गया, लेकिन उसके लिए उनको ग्राहक वर्ग भी निर्माण करना पड़ा। वो ग्राहक वर्ग की मूल्य व्यवस्था क्या थी और गांधी जी की मूल्य व्यवस्था क्या थी, उसके ऊपर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ग्रामीण भाग में रोजगार की निर्मिति, सबसे गरीब आदमी को रोजगार देना, वो निसर्ग का संतुलन रख के रोजगार निर्माण करना, और वो मेरे ही देश का नागरिक है, वो सबसे गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए उसने निर्माण किए हुए वस्त्र मैं पहनूंगा, ऐसे मेरे कर्तव्य की भावना है, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और हम दोनों मिलके ब्रिटिशों के खिलाफ है। ये मूल्य व्यवस्था गांधी जी ने प्रस्तावित की और लोगों ने ये मूल्य व्यवस्था मान्य की। इसके लिए गांधी जी के उत्पादनों को बहुत यश मिला। अभी आज के जमाने में हम रोजगार केंद्री और पर्यावरण स्नेही वस्तु का निर्माण करेंगे तो हमारे ग्राहक में कौन सी मूल्य व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए, यह हमें सोचना होगा। हम
ग्राहकों को ये कह सकते हैं कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट ये पर्यावरण स्नेही रोजगार है, ये रोजगार केंद्रित पर्यावरण स्नेही उत्पादित माल है। ये हम सहजता से यशस्वी हो सकते हैं ये विषय में, लेकिन आपका संवाद का तरीका कौन सा है उसके ऊपर ही निर्भर है। हम विशिष्ट वस्तु खरीदी करेंगे, वस्तु संचय नहीं करेंगे, हमारी जरूरतें कम रखेंगे, मानवीय जीवन का उच्च दर्जा वस्तु संचय नहीं है, लालसा नहीं है। यह विचार का प्रसार करने के लिए, यह विचार प्रतिष्ठित करने के लिए क्या हम आंदोलन नहीं निर्माण कर सकते? यह सोचने की बात है, क्योंकि यही जमीन के ऊपर हजारों साल पुरानी जो अंधश्रद्धाएं थी उसके खिलाफ लड़ाई हुई है। वो लड़ाई अभी भी यशस्वी है। अब बहुत सी अंधश्रद्धा दूर हो गई है, तो ये जो लालसा गए 40-50 सालों में बढ़ गई है, क्या हम ये नष्ट नहीं कर सकते? उसके लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, सामूहिक तरीके से सोचना पड़ेगा। और एक आखिरी मुद्दा, कई मांगे ऐसी रहती है कि जिसका निर्णय शासन संस्था करती है। क्या हम ऐसी मांग रख सकते हैं कि जो चीजें गांव स्तर पर सहजता से निर्माण होती है वो शहर में न हो जाए? देखिए, हमने आपके सामने 3 मुद्दे रखे। समाज के प्रवृत्ति के अनुसार रोजगारक्षम और पर्यावरण स्नेही ऐसे उत्पादनों को निर्मित करना, समाज की वस्तु संचय मूल्य व्यवस्था को सीधा नकार देना और अपनी नई मूल्य व्यवस्था की मांग करना, उसके लिए अपने जीवन शैली के लिए एक नया आंदोलन छेड़ना और शासन से अलग किस्म की मांगे रखना। यह तीनों मुद्दे मूलतः अलग अलग नहीं है। यह तीनों मुद्दे एक में से जुड़े हैं। ये तीनों मुद्दों से मिलकर अपनी परिपूर्ण जीवन शैली तैयार होती है। यह मुद्दों के ऊपर विचार करके आप अमल करेंगे, आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे, आप कल्पकता से, सर्जनता से गांधी जैसा आप विचार करेंगे, तो आप उसको कार्यक्रम में ला सकते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। इसके लिए मेरी आपको शुभेच्छा है ही, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद लगे तो मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।